द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत पर धावा बोला है और इस बार यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, कई दशकों से जो समुद्री सीमा का विवाद जो चला आ रहा है उसे सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पहुंचा है। कौन? बांग्लादेश। और किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। अब आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। सारी दुनिया से ऐसा लगा कि पूरी दुनिया से एक अच्छा रिश्ता बनेगा, लेकिन दुनिया से रिश्ता क्या बनना, पड़ोसी देशों से ही लगातार रिश्ते खराब होते चले गए, जिनका एक एक कर मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन से पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश के साथ। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ भी भारत के रिश्ते और ख़राब ही हुए हैं। और अब ख़राब की स्थिति ये हुई है कि यूनाइटेड नेशंस में यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने के लिए और जो समुद्री सीमा का विवाद है उसको सुलझाने के लिए बांग्लादेश ये पहुंच चुका है। साथियों, मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे देशों के साथ जो ख़राब रिश्ते हैं वो सुधरेंगे, लेकिन सुधरने के बजाय वो रिश्ते और ख़राब ही होते चले गए। अब आप देखिए, बांग्लादेश की जो ये खबर है, भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा बांग्लादेश, समुद्री सीमा विवाद सुलझाने की लगाई गुहार। कई दशकों से ये मसला सुलझा नहीं और उम्मीद की जा रही थी कि सुलझेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह पूरी दुनिया का दौरा कर रहे थे और लग रहा था कि पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भारत के साथ पिछले कई दशक से चले आ रहे समुद्री सीमा के सुलझने में नाकाम रहने पर बांग्लादेश सरकार अब संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई है। बांग्लादेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो भारत के साथ विवाद को सुलझाने में मदद करे। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के अस्थायी मिशन ने सोमवार को भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव के समक्ष 2 अपील दाखिल की है। बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में भारत के सीधे आधार रेखा के दावे का विरोध किया है। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनाडोलू ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। एजेंसी ने बांग्लादेश के पूर्व विदेशी सचिव शहीदुल हक के हवाले से कहा, दोनों पड़ोसी देशों के बीच यह मुद्दा पिछले कई सालों से लटका हुआ है। अब तक कई बार बातचीत के बाद भी दोनों ही पक्ष इस सीमा विवाद का हल करने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा जब नाकामी इतनी बढ़ गई है और मोदी से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और पूरी दुनिया का पूरा देश और पूरे अंधभक्त सब ये समझ रहे थे कि बस मोदी आए हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ है। अब हालत ये हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र पहुंच चुका है बांग्लादेश भारत के खिलाफ। साथियों, देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के आधार रेखा का विरोध भी किया है। हक ने कहा, हम अब दोनों ही पक्ष संयुक्त राष्ट्र गए हैं और हम आशा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक अस्थायी हल मुहैया कराएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अपनी याचिका को दाखिल करके अपनी भूमिका को पूरा कर लिया है और अब यूएन में मध्यस्थता की प्रक्रिया का सामना करना होगा। इससे पहले भारत सरकार ने अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र में एक पत्र भेजकर बांग्लादेश के आधार रेखा का विरोध किया था। जी हाँ, पहले भारत ने उसका विरोध किया था, लेकिन अब जो है सो बांग्लादेश खुद से पहुंच चुका है और अब इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लें कि बांग्लादेश एक बार फिर से हमलावर हुआ है और मोदी सरकार को या भारत को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। साथियों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो पूरी दुनिया घूम रहे थे तो ऐसा लग रहा था और अंधभक्त ऐसा महसूस कर रहे थे कि पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी ने मुट्ठी में कर लिया है। पूरी दुनिया से न जाने कितने इन्वेस्टमेंट आएंगे, भारत में कितने रोज़गार बढ़ेंगे। मगर हकीकत आप देखिए कि खुद से कि विदेशी कंपनियां आना तो दूर, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, विदेशी कंपनियां जो सालों से यहाँ पर थीं वो भी अब छोड़ कर जा रही हैं। वहीं पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो देखिए, पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते शुरू से ही ख़राब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अभी ख़राब हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नेपाल के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था भारत का नरेंद्र मोदी की नीतियों ने। और नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने के बाद नेपाल भी हमारा जो है सो दुश्मन बन चुका है। उन्होंने समझ लीजिए कि बहुत सारे इलाके को अपने नक्शे में पास करा लिया है। जी हाँ, ये खबर हम आपको बता रहे हैं, सितंबर 2020 में छपी थी, जिसमें हेडलाइन ये थी कि बड़ा सवाल, आखिर भारत और नेपाल संबंध क्यों ख़राब हो रहे हैं। देखिए, इसमें संबंध को ख़राब होने की वजह चीन को बताया जा रहा है कि चीन की विस्तारवाद नीति की वजह से छोटे छोटे जो मुल्क हैं उन पर जो है सो चीन अपना ये समझ लीजिए कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करके या लालच देके उनको अपने पक्ष में कर रहा है। मगर हमारा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति थी उसका क्या हुआ। जी हाँ, जब ये दुनिया मुट्ठी में करने चले थे तो अपने पड़ोसी मुल्क को ही, जिनके साथ सालों से दोस्ती रही है, उनसे दुश्मनी कैसे हो गई।
और साथ ही आप सोचिए कि 2014 में मोदी आए हैं सत्ता में और 2015 से ही रिश्ते ख़राब हो गए थे। देखिए पत्रिका के आर्टिकल में आगे लिखा है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में फ़ायदा बंदर ही उठाता है। दक्षिण एशियाई देशों में विशेषकर भारत के पड़ोसी देशों में निवेश के नाम पर चीन की बढ़ती दखल अंदाजी ने माहौल बिगाड़ दिया है। वैसे नेपाल की भारत से नाराज़गी 2015 में सामने आ गई थी, जब नेपाल सरकार ने भारत पर मधेसियों के समर्थन में नेपाल की आर्थिक घेराबंदी का आरोप लगाया। दो भाइयों के बीच की तनातनी का फ़ायदा चीन उठा रहा है। नेपाल का चीन के ओबोर योजना का हिस्सा बनना, नेपाल के स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिनी को पढ़ाना अनिवार्य करना भारत और नेपाल के बिगड़ते रिश्तों की वजह बन रहे हैं। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव के बाद भारत नेपाल संबंधों में कड़वाहट आ जा रही है। ये एक आर्टिकल का उन्होंने लिखा है। अशोक कुमार शर्मा झोटावड़ा जयपुर से इन्होंने उसमें लेख दिया है जो पत्रिका में। देखिए नेपाल के दावे के बारे में लिख रहा है कि नेपाल भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वो हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। नेपाल के लोगों ने विरोध और गुस्सा जाहिर करते हुए भारत पर देश की संप्रभुता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हालिया महीनों में नेपाल सीमा के पास सड़क निर्माण के काम की वजह से तनाव बढ़ा है। हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला को लेपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला ये क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया। आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया जो उत्तराखंड के काला पानी, लंपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तो इस तरह से साथियों आप देखिए कि नेपाल जो इतना पुराना दोस्त था भारत का, उससे भी दुश्मनी हो गई। अब बात अगर चीन की कर लें तो चीन का भी कई बार दौरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, उनको जो है सो झूले पर बिठा के झूला झूलाया और बहुत सारे फ़ोटो सेशन हुए और ऐसा लगा कि चीन के साथ कितने अच्छे रिश्ते होंगे। मगर अब आप देखिए कि चीन के साथ रिश्ते कैसे हैं, जो चारों तरफ से आप समझ लीजिए कि घेर कर बैठा हुआ है और ये दावा बार बार किया जा रहा है कि वो हमारे इलाके में यानी भारत के कुछ हिस्सों में उनकी सेनाएं घुसी हुई हैं। यहाँ तक कि कई बार ये भी तस्वीरें आई हैं कि मणिपुर के क्षेत्र में वहाँ पर भारत की ज़मीन पर घुसकर चीन ने गांव तक बसा दिया है। साथियों तो ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री की नीति। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कुछ बनाया तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। साथियों पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल की तो बात हो ही गई, लेकिन उसके अलावा जो छोटे छोटे और भी मुल्क हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इन सब के साथ भी जो रिश्ते अच्छे हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद किन्हीं न किन्हीं कारणों से इनके साथ भी रिश्ते ख़राब हुए हैं। जी हाँ, म्यांमार के साथ भी रिश्ता ख़राब हुआ, भूटान के साथ भी रिश्ते ख़राब हुए, श्रीलंका के साथ भी रिश्ते ख़राब हुए, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के साथ जो बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, उन रिश्तों में भी मिठास देखने को नहीं मिली है नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद। साथियों अभी जो है सो वहाँ पे तालिबान आया है, हालांकि अंधभक्त कह रहे हैं कि वो आतंकी है, लेकिन मोदी सरकार उनसे भी बातचीत कर रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मोदी सरकार ने इस देश को क्या दिया। हर चीज़ में वो विफल रहे हैं, असफल रहे हैं। पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, देश के सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए, हाथ कुछ ना आया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।